चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पिछले जो है वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर दिया था। रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग जो संबंधित है, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया था। आज कौन है? आज है ये, देखिए इनके बारे में आपको पता ही होगा कि सर जॉन मैकफर्सन 1785-1786। हालांकि इनका कोई जब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना याद रखिए कि अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे इनको, है ना। इसे अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किए थे, इतना ध्यान रखिएगा। 1750-1786 ये 1 साल का गैप, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखिए, 1 साल इनका लिए जाओ, ज़्यादा कुछ नहीं था। अब आते जो है ये इम्पोर्टेंट हैं। ये कौन है? ये हैं आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका समझ लीजिए मेंस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप यूपीएससी मेंस या यूपीपीसीएस मेंस से लिखेंगे ना, तो वहाँ पर भी इनका बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। तो इनके हर एक एक्टिविटी पर ध्यान रखना आपको। हर एक जितनी लाइन है ना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हालांकि मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, सचेत रहिए। कहने का मतलब ये है, देखिए इनका टाइमिंग क्या है। 1786 से 93, मतलब कि 4-3-7 साल इधर हुए। और 1805 ईस्वी, 1786 पहले याद रखिए, 1886 में सोच लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। 1786, कभी भी ऐसा कन्फ्यूजन होता है, 1786 और 1886 ये कन्फ्यूजन होता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1805, ये जो 1805 दिख रहा है, कभी कभी आपको जो 1905 दिखेगा, है ना। जब आप कन्फ्यूजन में होते हैं ना, तो 1905 दिखता है, जो कि बंग भंग वाला है ना। तो आपको लगेगा कि फिर आपको दिमाग में आ गया, तो उस समय तो कर्जन थे। फिर जैसे ये दिमाग में आ जाए कर्जन है, तब तो आंसर बन जाएगा आपका। फिर मतलब क्या दिमाग आ जाएगा कि कॉर्नवालिस 1805 में ही थे, है ना। लेकिन अब कर्जन पता होता बना कि 18 उस समय जो कर्जन थे, पता चला वो भी तो कन्फ्यूजन हो गया, है ना। तो ध्यान रखिए इनके बारे में कि ये जो है 1786 से 1793, उसके बाद 1805। चलिए अब इनकी क्या क्या इन्होंने क्या क्या किया है, इनके बारे में ज़्यादा ध्यान दें। एक अगर ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अच्छे से समझने की प्रयास करिएगा, मतलब कि पेपर के पैटर्न के साथ हम चलेंगे तो आपको पता ही है, धीरे धीरे समझ आ जाइएगा कि इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। पहला पॉइंट, कॉर्नवालिस जैसे ही आपके दिमाग में जैसे क्वेश्चन मिले कि किसके समय में जिले का समस्त अधिकार किसके हाथ में दे दिया गया, कलेक्टर के हाथ में दे दिया गया, तो वो कौन थे? तो तुरंत आपको दिमाग कॉर्नवालिस आना चाहिए। कॉर्नवालिस के बारे में इतना एक मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि जैसे कलेक्टर वगैरह हुआ, मतलब सिविल सर्विसेज के लिए इनका जो है बहुत ज़्यादा जाना जाता है। न्यायपालिका इनके बाद इनके बारे में जाना जाता है, ध्यान रखिए। तो इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दिए थे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉर्नवालिस के बाद तो कलेक्टर के हाथों में पूरे जिले का पावर दे दिया गया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट कि इसने भारतीय न्यायाधीशों से, देखिए अब न्यायाधीश के बारे में चर्चा हो रही है ना, भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर, किसको समाप्त कर? जिला फौजदारी अदालत को समाप्त करके, है ना। जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, और जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। मतलब क्या कि जो जिला फौजदारी अदालत था उसको समाप्त कर दिया इन्होंने, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने भ्रमण करने वाली अदालतें बनाई। किसके लिए? 3 बंगाल के लिए और 1 जो है किसके लिए? बिहार के लिए। अब आपके दिमाग में जब ये पॉइंट आएगा कि 4 जो बनाया, तो अगर आपके पास क्लियरिटी नहीं है ना, तो आप सोचेंगे 4 होगा, चारों अलग अलग होगा। या अगर आप 4 सोच भी रहे हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि बंगाल हो गया, एक हो सकता है कि बॉम्बे हो जाए या मद्रास हो जाए। बिहार के बिहार के बारे में दिमाग में नाम आएगा ही नहीं, जो आप मेन से लिखेंगे तब। और जब ऑप्शन में रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में रहेगा, ऑप्शन में रहेगा, वहाँ पर भी आप कंफ्यूज कर जाएंगे। और जो पेपर बनाने वाला होगा ऐसा थोड़ा कहेगा कि मतलब कि एक ही तो ऑप्शन सही रखेगा ना भाई, सब बाकी थोड़ा सा सही रखेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 किसके लिए हैं? 3 बंगाल के लिए हैं और 1 किसके लिए है? 1 बिहार के लिए है। उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया। कॉर्नवालिस कोड किसने? सिंपल सी बात, कॉर्नवालिस ने कराया। कब कराया था? 1793, 1800 नहीं। फिर मैं सचेत कर रहा हूँ आपको, ये कन्फ्यूजन होगा कि 1700 को आप 1800 समझेंगे, कई बार समझेंगे, है ना। हालांकि 1900 नहीं समझेंगे, 1700 1800 जरूर समझेंगे 1700 को, तो ये ध्यान रखिएगा, सचेत रहिए इसके लिए। जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत, मतलब जो अब आपसे पूछा जाए कि कॉर्नवालिस ने जो कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया वो किस सिद्धांत पर आधारित था, तो आपके दिमाग में फिर ये तो कन्फ्यूजन रहेंगे, ये तो पता ही नहीं रहेगा। तो पृथक्करण का सिद्धांत, शक्तियों के पृथक्करण,
ये तो आपको पता होगा, पॉलिटी आप पढ़े होंगे तो ये बात आपको पता होगा कि शक्तियों का पृथक्करण का मतलब क्या होता है ना। तो ये जैसे ही आपके कार्नवालिस कोड की चर्चा हो तो याद रखिएगा शक्तियों के पृथक्करण के आधार पर, है ना, कि शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर आधारित है। ये पॉइंट आपकी एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद क्या पॉइंट है कि 1793 में एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, मतलब पहले क्या बोला हमने कि कार्नवालिस कोड का निर्माण करवाया जो कि शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब वहीं से आपको इसका आंसर मिल रहा है कि जिला कलेक्टर की जो इसके न्यायिक शक्ति थी उसको अलग कर देगा। सिंपल सी बात है कि भाई कलेक्टर की अलग अपनी मतलब कि कार्यपालिका की अलग अपनी ताकत होती है, न्यायपालिका अपनी अलग ताकत होती है। पता चला कि दोनों मिला हुआ कलेक्टर को ही, तो इसने क्या किया कि जो कलेक्टर की न्यायिक शक्ति थी उससे क्या कर दे, उसको वंचित कर दे, और उनका काम केवल क्या रह गया, केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। कलेक्टर का मतलब ही होता है कलेक्ट करने वाला, है ना, कलेक्टर है, ठीक है ना, तो संग्रह करने वाला होता है। तो उनको केवल क्या कर दिया कि केवल अब जो है संग्राहक काम करेंगे। कार्नवालिस ने किया ये काम। कभी भी कहीं पर भी किसी भी तरह आपके कोर्ट में या किसी तरह के प्रयोग करना पड़े तो आपको ध्यान रखिएगा शक्तियों का पृथक्करण की जो बात आ रही है, और कलेक्टर की जो न्यायिक शक्तियों को अगर किसी ने हटाया तो कौन हटाया था, कार्नवालिस ने, ठीक है ना। ये पॉइंट एकदम क्लियर ध्यान रखें। कार्नवालिस कोड पता है, कार्नवालिस कोड जो है किस सिद्धांत पर आधारित था, ये भी आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद किस पे आते पॉइंट, ये देखिए अब क्या है कि पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ, मतलब पुलिस कर्मचारियों की वेतन वृद्धि हुई के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। मतलब पुलिस अधिकार प्राप्त मतलब कि जमींदारों के पास भी कुछ पुलिसिंग ताकत थी, तो उन वो जमींदार जो थे उनको वो ताकत हटा दी गई कि भाई तुम पुलिस वाली ताकत यूज नहीं करोगे। ये क्लियर बात है। क्यों, किस रूल से, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात फिक्स थी, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत। तो उसका सिंपल सा मानना था कि जो ताकत जिसको होनी चाहिए वही उसके यूज करे। तो पुलिसिंग ताकत जो है हटा दी गई जमींदारों को, ठीक है। ये पॉइंट आपको, ये सब आंसर बस एक लाइन को याद रखिएगा, शक्तियों का पृथक्करण। तो कार्नवालिस जैसे आएगा आपके दिमाग में और शक्तियों का पृथक्करण आएगा, सिंपल सा बात कार्नवालिस ही करेगा, है ना। ये क्लियरिटी होनी चाहिए। उसके बाद क्या पॉइंट है कि कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के कर्मचारी मतलब कंपनी जो व्यक्तिगत मतलब अपना पर्सनल जो बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, ट्रेडिंग करते थे, उसको जो है उसने प्रतिबंध लगा दिया, रोक दिया कि भाई आप केवल कर्मचारियों का अपना काम करो, ये सब काम करने की जरूरत नहीं। कि देखिए देख रहे हैं इसका काम करने का तरीका क्या है, मतलब कि लग रहा है कि कुछ कर रहा है परिवर्तन वाला काम, कि मतलब कि न्यायिक शक्ति से लेकर के या जो कलेक्टर की जो ताकत थी या जमींदार की जो ताकत थी पुलिसिंग वाली, वो सब देख रहे हैं ना, मतलब लग रहा है कि हाँ कुछ कर रहा है। ऐसे आदमी हल्का फुल्का होता कुछ नहीं कर। अभी इसके बारे में जब आप कार्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ है। कार्नवालिस बहुत मतलब मजबूत इंसान था, हल्के मत लीजिए उसको, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब सोचिए कि ये सब कर रहा है तो कोई इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ये भी ध्यान दीजिए। वरना कोई काम करने से पहले देखते हैं कितने लोग तो पीछे लग जाते हैं, नहीं ये नहीं कर सकते आप, तो ये कार्नवालिस कर रहा है, तो इसको आप इसलिए जो है बहुत मतलब कि मजबूत मान सकते हैं। उसके बाद क्या पॉइंट है, जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर। जिला में पुलिस थाना, ध्यान रखिएगा, जिला में पुलिस थाना, गांव में पुलिस थाना नहीं। पता नहीं, ये भी आपके दिमाग में डाउट रह गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। किसको बनाया, दरोगा को इसका जो है इंचार्ज बनाया, है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा नहीं सर, हो सकता है जो है कोई और होगा, पुलिस अधिकारी है, दूसरा कोई होगा, लेकिन यहाँ तक दरोगा है, ध्यान रखिए पॉइंट। और उसके बाद क्या है, देखिए कि भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। पॉइंट के नहीं दिया जाता। कौन कौन से पद, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ और कुछ नहीं। उसके बाद भारतीय सेना के लिए कौन कौन, सूबेदार, जमादार, देख रहे हैं ना, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था कार्नवालिस टाइम पर। ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। एक एक लाइन समझ लिए क्वेश्चन होता है, बस आपको तैयार इस बात के लिए रहना है कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं, मैटर ये करता है, आपके पास क्लियरिटी है कि नहीं, मैटर ये करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखना है। उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद देखते हैं
कि इसने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की। कौन सी बंदोबस्त? अस्थाई बंदोबस्त। जब आपके दिमाग में ये बात आए अस्थाई बंदोबस्त, तो आप तुरंत आंसर किस पे जाना चाहिए? कॉर्नवालिस पे जाना चाहिए। अस्थाई क्योंकि कारण इसका भी है। अब आपको ये बात पता है कि अगर 1793 में कॉर्नवालिस, ये तो सिंपल कॉर्नवालिस ही करेगा, लेकिन या तो वो पता, या तो ईयर पता हो, या तो कॉर्नवालिस पता हो, या तो पूरी लाइन पता हो कि अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू, जिसके तहत क्या किया। सवाल ये है कि जो अस्थाई बंदोबस्त हो उसके तहत इसने क्या किया, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90%, 90% मतलब क्या? 11 में से 10 भाग, 90% मतलब यही हो ना कि 11 में से 10 भाग कंपनी को, तो था लगभग 10% मतलब कि 11 में से 1 भाग अपने पास रखना था। मतलब कि 90% किसको देना है? कंपनी को, और एक अपना जो है 10% जो किसके अपने पास रखना है। ये चीज़ आपको एकदम क्लियर रखना चाहिए कि जो अस्थाई बंदोबस्त का जो सिद्धांत इन्होंने दिया या पद्धति जो लागू किया, अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति में इन्होंने ऐसा रूल बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर डाउट नहीं, मतलब कि ये भी ध्यान रखेंगे तब भी काम चल जाएगा कि 9:1 या 90:1, तब भी आपका दिमाग करेगा हाँ ये कहाँ कहाँ जा सकता है। अब ऐसा लगा 90 कह देगा कि तुम अपने पास रखो और जो है 1% जो है कंपनी को दो, ऐसा उल्टा तो हो नहीं सकता। तो 9:1 पता है तब भी काम चल जाएगा ना, बस इतना ध्यान रखना आपको। उसके बाद क्या पॉइंट है कि अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाई किसने थी? ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाई किसने, तो लागू कौन कर रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे आपको अस्थाई बंदोबस्त आएगी तो कॉर्नवालिस ज़्यादा आएगा, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि अगर बनाने की बात आए तो कौन थे? जॉन शोर थे। इसे ध्यान रखिएगा, इसे बंगाल, इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई। ध्यान रखिए कहाँ कहाँ पर? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। पॉइंट ये है, अस्थाई बंदोबस्त में अगर आपसे पूछा जाए अस्थाई बंदोबस्त के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि जमींदार भू राजस्व की दर, मतलब कि भू राजस्व कितना रहेगा, उसका रेट क्या होगा, ये तय करने की स्वतंत्र थे। अब आपके दिमाग में ये बात वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि स्वतंत्र थे कि नहीं थे। कभी कभी ऐसा लगेगा ऐसा कैसे दे देगा ताकत, जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होंगे तो उसको लगेगा यार कैसे जो कोई कंपनी ताकत दे देगी, तुम अपना जो है दर अपने से तय करो, है ना। तो जैसे ये बात आएगी जमींदार के बारे में तो आपको लगेगा कि फिर मतलब अच्छा आपको ये लगता होगा ना जमींदार मतलब भारत के हैं, है ना। जब सोचता आदमी ऐसे ही भ्रम है उसको होके सोचता है, लेकिन जमींदार तो उन्हीं के द्वारा रखे गए हैं ना। मेन चीज़ ये है जमींदार जो उन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं ना, पॉइंट ये है। तब आपको लगेगा हाँ ये भी संभव हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट है कि ये देखिए, भू राजस्व वसूलने की अन्य 2 व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी थी। एक तो अस्थाई बंदोबस्त हो गया, अब एक कौन कौन हो रहा है? रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, है ना। अब देखते हैं रैयतवाड़ी में क्या क्या है। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी आप लोग पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा ना क्लियरिटी, मेन चीज़ क्या है? क्लियरिटी, और कुछ नहीं है ना। देखिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौता। किसके साथ? किसानों के साथ। जैसे ही रैयतवाड़ी आए तो रैयत मतलब किसान, दिमाग में बैठा लीजिएगा बस। रैयतवाड़ी किसान के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ? इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि, मतलब समझ रहे 50% ज़्यादा। अगर आपसे यही पूछ लीजिए किस व्यवस्था के अंतर्गत 50% से ज़्यादा भूमि आई, तो आपको दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था है ना। एक तो ये चीज़ याद होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब क्या है। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था मतलब क्या? किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौता। मतलब ये लाइन खुद लिखा हुआ है, बस आपको याद रखना है और कुछ नहीं, क्लियरिटी रहनी चाहिए। ठीक है, 51% ये पॉइंट आप जो है ये नहीं भूल सकते, 51% वाला। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा, किसने द्वारा? 12 महल जिले में, है ना। 12 नहीं है, 12 महल, है ना, जिले में कर्नल रीड मुनरो सब आप सुने होंगे, है ना।
सुने होंगे, नहीं डिटेल पढ़ेंगे पता होगा आपको। तो ध्यान रखिएगा 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई, है ना। कहाँ पर? मद्रास में लागू कर दी गई। और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए किसको? देखिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया। अभी मैंने आपको चर्चा की थी, है ना। कौन कौन? कर्नल रीड और मुनरो सॉरी, है ना। मुनरो को जो है मद्रास के गवर्नर, अगर मद्रास की गवर्नर की बात है, जैसे जब रैयतवाड़ी चर्चा हो और मद्रास का गवर्नर किसे बनाया गया, तो किसको बनाया गया? मुनरो को। ये ध्यान रखिएगा, है ना, मुनरो। और उसके बाद कर्नल रीड जो है पहली बार लागू किए थे कहाँ पर? 12 महल में, है ना। 2 पॉइंट आपको जो है ये क्लियरिटी से एकदम याद रखिएगा कि सबसे पहले चीज़ कहाँ क्या? कर्नल रीड और मुनरो, है ना। इनकी दोनों, क्योंकि सीधे क्वेश्चन आता है इनके बारे में, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। 1825 में यह व्यवस्था बंबई में लागू कर दी गई। 1825 में मतलब क्या? मतलब कि 1792 की बात करें तो 12 महल में कर्नल रीड के द्वारा, 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू की गई, और उसके बाद जो है कहाँ पर लागू की गई? 1825 में बम्बई में। एक क्वेश्चन अगर हम यहीं पे बना दें कि ऑर्डर दे दें आपको, 12 महल दे दें, मद्रास दे दें, बम्बई दे दें, और बताएं कि, और आपसे ये पूछ दें कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के ऑर्डर बताइए कैसे कैसे जो है लगाया गया था, तो आपको उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियरिटी साथ कर देंगे कि सबसे पहले 12 महल जिला, है ना, या उसके बाद जो है मद्रास, उसके बाद बम्बई, हाँ, कि रैयतवाड़ी व्यवस्था ऐसे ऐसे लगाई गई थी, ठीक है ना। तो मतलब क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है, कि बम्बई में लागू कर दी गई तथा 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में, कब तक? 1858 तक। 1857 आपको याद ही होगा, और 1858 तक जो है संपूर्ण क्षेत्र में लागू कर दी गई थी। शायद ये भी एक समस्या रही हो 1857 की क्रांति का, ये भी तो सकता है ना। जब आप पढ़ेंगे मेंस के लिए तो आपको थोड़ा सा लगेगा कुछ, ठीक है। खैर अभी तो बस प्रीलिम्स के लिए देखते रहिए। अब देखिए पॉइंट क्या है कि इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न थी। अब ये जो लाइन बताने जा रहा हूँ आपको, ये प्रीलिम्स तो होता है, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बता रहा हूँ। और ये जो कार्नवालिस के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मेंस के लिए मैंने आपको पहले देखा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इनके बारे में कुछ विशेषताएं हैं, इस विशेषता के बारे में आपको जो है थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये रैयतवाड़ी के बारे में ध्यान दीजिएगा कि सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। रैयतवाड़ी मतलब किसान और सरकार, बीच में कोई नहीं, जमींदार वाला कोई नहीं, है ना। ये याद रखिए, रैयतवाड़ी पहले लाइन से ही तो आपके लिए एक पॉइंट ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या है कि भूमि का स्वामित्व, क्या कह रहा? भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वह भूमि का विक्रय कर सकते थे, वह गिरवी रख सकते थे, है ना। भूमि का विक्रय कर सकते थे और क्या कर सकते थे? गिरवी भी रख सकते थे। ये लाइन ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रैयतवाड़ी की चर्चा हो तो रैयतवाड़ी में भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, तो क्या जो स्वामित्व किसानों को दिया गया, क्या वे उसका विक्रय कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। गिरवी भी रख सकते थे, बिल्कुल गिरवी भी रख सकते थे। ये लाइन आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद क्या पॉइंट है? उसके बाद देखिए कि लगान की अदायगी न होने पर, मतलब लगान जब अगर वो नहीं दे पाते हैं, लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। एक तरफ तो उनके जो स्वामित्व दे दिया गया कि भाई आप जो है चाहो इसको बेच दो, चाहे इसको गिरवी रख दो, लेकिन अगर लगान की अदायगी नहीं कर पाए तो जो है ज़मीन या भूमि जो है जब्त की जा सकती थी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ जो है क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है? उसके बाद पॉइंट है कि लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद कितने बार, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, और जहाँ पर भी अगर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट डाला गया, हो सकता है 30 वर्ष की जगह कितना कर दें, 50 वर्ष कर दें, या 10 वर्ष कर दें, 5 वर्ष कर दें, ऐसा फैक्चुअल खेला जाता है। तो लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी, मतलब फिर से उसकी समीक्षा भी की जाएगी, है ना, कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चौथा पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है कि
राजस्व के रूप में किसानों को उपज का, किसान जितना पैदा करेंगे उसकी बात हो रही है, राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना था, जो धन के रूप में देना होता था। मतलब अब यहाँ पॉइंट ध्यान रखिएगा, किसानों के उपज का आधा बात तो सही है, यहाँ तक सही है, लेकिन इसके आगे अगर नहीं समझाया गया तो आपको लगेगा जो पैदा करेंगे वही देंगे क्या। और जैसे ही ये बात अगर स्टेटमेंट में केवल यही देना था, फुल स्टॉप कर दिया था, तो आप कन्फ्यूजन में होता है, मतलब स्टेटमेंट जो कन्फ्यूज होता कर देता। लेकिन कंप्लीट कब होगा कि जो कि ये धन के रूप में देना होता था, है ना, जो किसान की उपज थी जो 1/2 50%, वो धन के रूप में देना होता था। ये चीज़ क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो 5 पॉइंट जो है रैयतवाड़ी के हैं, ये उम्मीद है आपको जो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है महालवाड़ी व्यवस्था ना। महालवाड़ी जमींदारी हो गया जो कि अस्थायी बंदोबस्त, उसके बाद रैयतवाड़ी। अब जो है महालवाड़ी बारे में चर्चा करते हैं। कितना टाइम हुआ भाई? 20 मिनट हुआ ना। देखते हैं थोड़ा सा और कवर करने का प्रयास करते हैं। देखिए मजे से पढ़िए एकदम, है ना, हल्के से, कोई और टेंशन की जरूरत नहीं है। महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। देखिए महालवाड़ी व्यवस्था, थोड़ा जूम कर ले क्या, थोड़ा सा जो है बस। महालवाड़ी व्यवस्था क्या, अब यहाँ पर एक ही चीज़, एक शब्द देखिए ना, शब्दों का महत्व कितना होता है। नोट्स ऐसे ही होते हैं, या मतलब लूसेंट ऐसे ही नहीं फेमस है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए, महल शब्द से तात्पर्य क्या है? जागीर अथवा गांव। महल याद रखिएगा, रैयत की बात की तो किसान, है ना, रैयतवाड़ी में किसान थे। यहाँ पर महल की बात हो, महल शब्द से तात्पर्य किसका? जागीर अथवा गांव। देखिए इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधे संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। किसको? जागीरों के मुखिया या लंबरदार। अब लंबरदार है ना, लंबरदार है ना, लंबरदार। अब ये पता होना चाहिए, मुखिया को ही लंबरदार बोलते हैं। अगर लंबरदार ही केवल प्रयोग कर दिया तो आप हो सकता है कन्फ्यूज कर जाओ कि लंबरदार है क्या सही में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले चीज़ क्या, महल शब्द से क्या हुआ? महल शब्द से तात्पर्य जागीर अथवा गांव, ये ध्यान रखिएगा। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधे संपर्क नहीं किया। महल मतलब गांव है, सीधे किससे संपर्क किया? गांव से, है ना। और गांव या जागीरों के मुखिया, गांव या जागीर, और गांव मतलब कुछ तो रहे, कोई मेन आदमी रहेगा ना, उन्हीं की बात हो रही है। राजस्व वसूली का आधार बनाया 1822 ईस्वी में। याद रखिएगा ये वाला पॉइंट। जैसे महालवाड़ी की बात आए, किसकी बात है, जैसे बात है महलवाड़ी की, तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा 1822, ठीक है ना। 1822, कभी कभी ये कन्फ्यूजन आ जाएगा इसलिए बता रहा हूँ, है ना। फैक्चुअल में यही समस्या आती है। 1822 आपको महलवाड़ी में रट डालना है। सर 1822 नहीं आया तो क्या करें, हैं? तो क्या करेंगे, अपना DOB थोड़ा बना देंगे। सर मेरा ये DOB था, डेट ऑफ बर्थ, सॉरी जो ईयर था मेरा, कि जो है मैं इसी साल पैदा हुआ। सर 1822 थोड़ी पैदा हो जाऊंगा मैं, नहीं हो सकती। ये भी बात सही है, लेकिन फिर भी याद कैसे करेंगे, कुछ तो सोचिए ना, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, नॉर्थ साइड में ना, गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश समझ रहे हैं ना, मध्य भारत के कुछ भाग, मध्य भारत भी है। अब यहाँ पर अगर स्टेटमेंट बन जाए कि यह पद्धति केवल या यह व्यवस्था केवल उत्तरी भारत में, गलत हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि मध्य भारत भी है, तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की। मतलब उस समय जो पंजाब था वहाँ पर पूरा क्षेत्र लगाया, वहाँ पर पूरा लागू किया गया था। मतलब उत्तरी भारत में, और हाल थोड़ा सा मध्य भारत लेते हुए यहाँ पर लागू किया गया था। मतलब कि महलवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी व्यवस्था जैसे ही आपके दिमाग में आए तो आपके उत्तरी भारत और मध्य भारत दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चले डाउट में है कि सर साउथ में है क्या महल, मतलब आपने समझ रहे हैं महल मतलब सर कहाँ पे होगा? महल तो हर जगह हो सकता है। हाँ फिर तो कुछ भी मार देंगे ना। फिर कितने लोग तो ये नहीं समझ रहे महल मतलब गांव है ना, या जागीर, ये भी नहीं समझ रहे। महल मतलब बिल्डिंग समझ रहे हैं, हाँ। तो फिर तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। जिसको महल समझ रहे हैं तो और ऑप्शन बनाने वाले इतना दिमागदार होते हैं, वो तुरंत बना देंगे। महल डाल करके वो बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ डाल के बना देंगे। देखेंगे एकदम सिंपल के लिए बनाया जाता है, सब जो कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए बनाया जाता है ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण पंजाब में लागू की गई, ठीक है। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। मानचित्र और पंजी, देख रहे हैं ना,
किस में किया गया? महलवाड़ी में। जैसे ही लगे कि मानचित्र की बात आ जाए, पंजियों की बात आ जाए, तो किसके कौन सा आपके दिमाग में रहना चाहिए? महलवाड़ी व्यवस्था, है ना। मेंस में कभी कभी महलवाड़ी सीधे क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको दिमाग में नहीं रहेगा महलवाड़ी में क्या लिखे थे हम, एक ही लाइन पता चला महलवाड़ी ही पढ़े थे, शब्द ही पढ़े तो कैसे लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे ना। तो ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद क्या पॉइंट है, इस व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? इस व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? हार्ट मैकेंजी। मैकेंजी न याद क्या करेंगे, हाँ महलवाड़ी तो चर्चा कर ही रहे हैं। महलवाड़ी मैकेंजी ने तो सिकेंजी तो याद ही होगा ना, थोड़ा सा मैंने मैच करा सर, मैकेंजी सर किसी का नाम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, याद आपको याद रखना, मैं सब कुछ नहीं करना, मैकेंजी, है ना। और जैसे ही मैकेंजी आपके दिमाग में रहेगा तो महलवाड़ी ध्यान रखना चाहिए कि महलवाड़ी व्यवस्था के शुरू जन्मदाता कौन है? मैकेंजी, ठीक है ना। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान, ध्यान दीजिएगा पॉइंट, प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। देख रहे हैं, स्टेटमेंट बनता है। यूपीएससी की सबसे बड़ी खासियत बात, जब यूपीएससी बनाता है पेपर तो यूपीएससी स्टेटमेंट बनाता है, या वहीं पे फंसाता है उठाकर इधर उधर करके, है ना। हालांकि पीसीएस के प्रीलिम्स में तो फैक्चुअल रहता है कभी कभी, लेकिन वो भी खेल जाते हैं, है ना, वो भी ऐसा नहीं बख्श देते हैं, कभी कभी वो भी खेलते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था, बाद में इसे घटाकर उत्पादन का 1/2 भाग यानी 50%, मतलब 2/3 था, तो उसको कितना कर दिया गया? इसको कितना कर दिया गया? 50%, 1/2, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात भी समझ में आई होगी। उसके बाद आता भू राजस्व संग्रहण करने की विधियां, है ना। अब मैंने आपको बताया ही 3 विधि चर्चा में थी, कौन कौन सी? जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। जमींदारी, रैयतवाड़ी, महल। क्षेत्रफल की दृष्टि मैंने चिल्ला बताया था, रैयतवाड़ी मतलब 51% याद रहेगा तो याद रखिए। अच्छा, अभी ऑर्डर पूछ लिया जाएगा कि सबसे अगर हम ये कहें क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको ऑर्डर में व्यवस्थित करिए, तो रैयतवाड़ी, जमींदारी या महलवाड़ी से दे दिया जाए, तो आपको कैसे उसका ऑर्डर कैसे अरेंज करेंगे? तो ऑर्डर अरेंज करने के लिए यहीं पर जो है 51% याद रखना चाहिए। 51% जैसे रैयतवाड़ी सबसे पहले आएगा, उसका कौन आएगा? महलवाड़ी आ जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा? जमींदारी। अब ये ऑर्डर कौन सा पूछा है, ये अलग होता है ना, कि बढ़ते घटते, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पक्ष में क्या पूछ लिया जाए? अब जैसे ये देखिए कि जमींदार, जमींदारी में कौन है? जमींदार। रैयतवाड़ी में कौन है? किसान है। महलवाड़ी में कौन है? मुखिया या लंबरदार। अब ये नाम से ही आपको याद होना चाहिए, मतलब कि अगर जमींदार जमींदार सीधी बात है। रैयतवाड़ी में कन्फ्यूज कर सकते हैं, सच बता रहा हूँ, रैयतवाड़ी में कन्फ्यूज कर देंगे, इसलिए जो है रैयतवाड़ी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसका योजना आकार देखिए, योजनाकार लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर, ये किसके हैं? कॉर्नवालिस और जॉन शोर, जमींदारी के लिए। और उसके बाद ये जो देखिए रीड और थॉमस मुनरो, ये किसके हैं? ये हैं आपके किसान, इसमें जो है रैयतवाड़ी के। और हार्ट मैकेंजी किसके हैं? ये हैं महलवाड़ी के, है ना। ये जो थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक लाइन देखिए लिखा गया है कि कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक, सिविल सर्विस, है ना, सिविल सर्विस यही तो इंग्लिश होता है इसका। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा, मैंने आपको शुरुआत में ही कॉर्नवालिस में जो चर्चा की तो बताया था आपको कि सिविल सर्विस की बात हो जाए, ये जुडिशरी, तो जब सिविल सर्विस में सबसे अगर सर्वश्रेष्ठ काम करने वाला है तो कॉर्नवालिस लिए जो है भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो उम्मीद है कि इतनी सारी बातें आपको जो है समझ में आई होगी। अभी देखिए, अच्छे से पढ़ाने में समस्या बस यही आती है कि जो है टाइम लगता है ना, लेकिन क्लियरिटी आएगी, ये भी जान लीजिए कि एक बार पढ़ने के बाद ना क्लियरिटी आएगी। खैर, आज के लिए इतना रखते हैं। कितना टाइम हुआ? 28 मिनट, मतलब 30 मिनट हो गए हैं लगभग। बाकी कल से शुरू करेंगे हम इसके आगे, है ना। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।